हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज कोशिका जीवन की इकाई का चैप्टर की आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बात हमारी ख़त्म हुई थी मेजरमेंट ऑफ द सेल, कोशिका का मापन। तो हमने बताया था कि कोशिका को माइक्रोमीटर में मापा जाता है। 1 माइक्रोमीटर होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। तो बिना कोशिका भित्ति की सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा, जिसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। इसे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है और साथ साथ इसे MLO भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया होती है और बिना कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। तो बैक्टीरिया का जो व्यास होता है जनरली 0.3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। अब एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया गया है, मानव का आरबीसी का जो व्यास है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। मानव के आरबीसी का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी विलगित एकल कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। बड़ी और लंबी में फर्क होता है। जो बड़ा है वो जरूरी नहीं वो लंबा भी हो, ठीक है। जैसे बड़े भैया हैं, वो बड़े हैं पर लंबे नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ही सबसे मानव की जो सबसे छोटी कोशिका है उसे बोलते हैं शुक्राणु कोशिका, मेल स्पर्म, ठीक है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो फीमेल एग है, अंडाणु कोशिका। और सबसे लंबा एक कोश की जो पौधा है वास्तव में वो शैवाल है, नाम है एसिटा बुलेरिया। क्या नाम है? एसिटा बुलेरिया। तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड प्लांट के जड़ की कोशिका से केंद्र को खोजा था। याद रखने वाली बात क्या है? आर्किड प्लांट। पता तो हमें ये होता है ना कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र खोजा था, पर किससे खोजा था? आर्किड प्लांट के रूट से। बात याद रखिएगा। अब चर्चा होगी कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो क्या होता है? तो अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने कोशिका को परिभाषित करने के लिए अपने कुछ सिद्धांत दिए, अपने कुछ नियम दिए, अपने कुछ कथन दिए। उन्हीं को एक साथ क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का जो विचार था सबसे पहले वो दत्रोचित ने दिया था 1824 ईस्वी में, ठीक है। इनके अनुसार जो है कोशिकाओं के संगठन से ऊतक बनता है। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके कार्य एक तरह का कार्य करती है तो उसे ऊतक कहते हैं, ठीक है। ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो दत्रोचित ने बताया था कि जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं, परंतु इन्हें क्रेडिट नहीं मिला कोशिका सिद्धांत देने का। तो कोशिका सिद्धांत को जो प्रस्तुत करने का श्रेय है वो 2 वैज्ञानिक हैं, एक है स्लाइडेन, दूसरे हैं स्वान, इनको जाता है। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय स्लाइडेन एवं स्वान को जाता है। तो आगे बात हो रही है 1838 ईस्वी में स्लाइडेन, जो कि जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक है, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने सभी बताया जो इन्होंने कि सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पादप ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य था कि जो प्लांट है ना उनमें जो सारी जो भी प्लांट हैं वो किसी न किसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अनेक प्रकार की कोशिकाएं उनमें होती हैं। अब जब कोशिकाएं हैं तो एक ग्रुप में भी रहेंगी, जिससे क्या होगा? ऊतक का निर्माण होगा। ऐसे ही 1839 ईस्वी में स्वान, जो कि ब्रिटिश के जंतु वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि जो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, पतला सबसे बाहरी आवरण होता है, वो जिसे हम आज क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो कोशिका है वो बाहर से एक पतले आवरण द्वारा घिरी होती है, जिसे आज क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उस समय सेल मेम्ब्रेन की खोज नहीं हुई थी। और इन्होंने बताया था कि जो कोशिका भित्ति की उपस्थिति है वो पादप का अद्वितीय गुणधर्म है। अद्वितीय का मतलब होता है जो केवल पादप में ही होगा और किसी में नहीं। तो कोशिका भित्ति के आधार पे हम कोशिकाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति होगी वो पादप सेल होगी और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी वो जंतु सेल होगी, ठीक है। जंतु कोशिका होगी। तो अब
इन्होंने और अपना एक और कथन दिया है, जंतुओं एवं पादपों का शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बना होता है। मतलब जो कोई भी जीव हो, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो जो उनका शरीर है वो कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद जैसे प्रोटीन, एंजाइम, ये सब क्या है, ये सब कोशिका के उत्पाद है, हार्मोन्स वगैरह हो गए। ठीक है। तो फिर 1855 ईस्वी में आए रुडोल्फ विर्को। इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया, कथन दिया, और इनके ही कथन से कोशिका सिद्धांत जो है पूर्ण हुआ है। ठीक है। तो इनका कथन था ओमनिस सेलुला ई सेलुले। एक ग्रीक में कथन दिया गया है जिसका मतलब होता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती माने पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब था, इन्होंने अपना एक कथन दिया था कि कोशिका कैसे उत्पन्न होती है। रॉ जो स्लाइडेन और स्वान थे उन्होंने अपना जो कथन दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसी को पूरा किसने किया, रुडोल्फ विर्को ने। और इससे मतलब जो इन्होंने अपना जो कथन दिया है ओमनिस सेलुला ई सेलुली, उसको क्या कहते हैं, उसको लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी कहा जाता है। इस अब जो इन्होंने कथन दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुली, इसका जो प्रायोगिक प्रमाण है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, लुइस पास्चर ने दिया था। उन्होंने एक हंस ग्रीवा प्रयोग किया था, जिसके मतलब स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके दौरान उन्होंने प्रूफ किया था कि जो जीवन है वो पहले से उपस्थित जीवन से ही मतलब बना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कहीं से उत्पन्न हो गया। ठीक है। तो अब बात हो रही है कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार पॉइंट नंबर पहला जो है, कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये किसने बताया था, स्लाइडेन और स्वान का जो सिद्धांत दिया गया है उसके अनुसार क्या है। अब तीनों लोग बात करें, स्लाइडेन, स्वान और विर्को ने जो सिद्धांत दिया है उसे क्या बोला गया, कोशिका का सिद्धांत। इन्होंने बोला है कोशिका के जीवन की सबसे सूक्ष्मतम कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम एवं सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगला पॉइंट जो है कि समस्त जीव कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, समस्त जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। फिर अगला पॉइंट बात हो रही है, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। मतलब जो नई कोशिका बन रही है वो पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। ठीक है। अब बात हो रही है सेल प्रिंसिपल की। तो सेल प्रिंसिपल क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत को ही सेल प्रिंसिपल कहा गया है। आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है, जो वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत दिया गया है, उसे क्या बोला गया, सेल प्रिंसिपल कहा गया है। और इसके अनुसार कुछ निम्न बातें हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। पहली बात है, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है, मूलभूत माने होता है कि जो फंडामेंटल, संरचनात्मक माने स्ट्रक्चरल, एंड कार्यात्मक का मतलब फंक्शनल इकाई है। ठीक है। तो अगली पॉइंट है, सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। सब पहले बता चुके हैं आपको। तीसरी पॉइंट की चर्चा हो रही है, प्रत्येक कोशिका के पास जीव द्रव्य द्रव्यमान एवं केंद्रक होता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जो प्रत्येक कोशिका है उसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है कि जो नाभिक में जो भरा पदार्थ है उसे बोलेंगे नाभिकीय पदार्थ, और कोशिका के भीतर जो भरा पदार्थ उसे बोलेंगे कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों को मिला के साथ में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य का मतलब होता है जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उसी की चर्चा हो रही है। और साथ में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्मिक मास और केंद्रक होता है किसमें, प्रत्येक कोशिका में। पॉइंट अगली की बात हो रही है, कोशिका अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रख सकती। मतलब एक जो कोशिका है उसका भी अपना कुछ जीवन होता है और उसे वो मेंटेन रखना जानती है। ठीक है। अगली बातें कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 5, कोशिका स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है, कोशिका डी नोवो का मतलब होता है स्वतः उत्पन्न होना। तो कोशिका जो है स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होगी। ठीक है। ये पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होगी। इस सिद्धांत को किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को ने। ठीक है। जो बोले थे ओमनिस सेलुला ई सेलुली, वही कथन है। अगली बातें हो रही है कि वर्तमान समय में उपस्थित समस्त कोशिकाएं एक समान उत्पत्ति की है। कहने का मतलब है, पहले जो कोशिका रही होगी उसी में क्या हुआ, विभाजन होता गया, और विभाजन के साथ साथ इवोल्यूशन माने जैव विकास होता गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आज सारे प्लांट एनिमल वगैरह सब बने हैं। तो वही बोला गया है कि जो सबसे पहली कोशिका होगी उसी से सब बने हैं। इस वजह से क्या बोला गया, सब कॉमन ओरिजिन के हैं। क्या है, कॉमन ओरिजिन का मतलब सबके समान उत्पत्ति हुई है। पॉइंट नंबर अगले की बात कर रहे हैं कि 7वां, बिना कोशिका के कोई भी जीव अपनी सक्रियता को प्रदर्शित नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर कोई जीव है तो उसमें कोशिका होगी, ये अनिवार्य है। बिना कोशिका का कोई जीव
नहीं हो सकता, किसी को हम कोई जीव नहीं कह सकते, ठीक है ना। अगली बातें करनी है। सामान्यतः कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं जब तक कि वह विशिष्ट नहीं हो जाती। कहने का मतलब है कि टोटीपोटेंट का मतलब था, टोटी का मतलब था टोटल, पोटेंट का मतलब क्षमता, मतलब कोशिका की वह क्षमता जिससे एक कोशिका पूरे नए जीव को बना सके। एक कोशिका की वह क्षमता जिससे वो क्या हो, पूरे एक नए जीव को बना सके, उसे बोलते हैं टोटीपोटेंट, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि सभी कोशिकाएं क्या होती है, टोटीपोटेंट होती है जब तक कि क्या वो स्पेशलाइज न हो जाए। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक छोटा लड़का जो होता है उसे सब कुछ पढ़ना होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान, सब कुछ पढ़ना होता है, मैथ। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होती है, सब्जेक्ट कम हो जाती है। ग्रेजुएशन जैसे इंटर में गया तो उसे क्या होता है, हिंदी वगैरह मतलब संस्कृत वगैरह छूट जाती है, आर्ट वगैरह छूट जाता है, क्या होता है, साइंस पढ़ता है, या तो साइंस साइड से होता है या फिर आर्ट साइड से होता है। फिर वही ग्रेजुएशन कर रहा है तो क्या होता है, साइंस में भी अब क्या हो गया, अब जैसे बायो से ले लिया तो फिजिक्स छूट जाएगी, केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगी। ऐसे फिर एमएससी वगैरह करेगा तो क्या होगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगी कोई, चाहे केमिस्ट्री ले, चाहे फिजिक्स ले, चाहे बायो, चाहे मैथ, जो भी मतलब सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट हो गया। ऐसे पीएचडी करेगा तो किसी एक चैप्टर से करेगा, एक टॉपिक से करेगा। तो कहने का मतलब हो रहा है जैसे जैसे वो उसका ज्ञान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिग्रियां बढ़ रही हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो स्पेशलाइज हो रहा है। अब उसे सब कुछ एच डी नहीं आएगा, वो एक विशेष में क्या हो जाएगा, बहुत सारा ज्ञात मतलब बहुत सारा ज्ञानी हो जाएगा, बहुत ज्ञाता हो जाएगा। वही कहने का मतलब जैसे जैसे कोशिका में जो शुरुआती जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें सभी क्षमता होती है पूरे जीव बनाने की। लेकिन जैसे जैसे वो विशिष्ट हो जाती हैं वैसे वैसे उनकी क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में था, मानव है जाइगोट, जाइगोट भी एक कोशिका है जिससे क्या हो गया, पूरा मानव बना है, तो उसमें भी क्षमता है कि नहीं। वैसे बीज एक है, बीज बीज से क्या हो रहा है, पूरा प्लांट बन रहा है, तो मतलब बीज में भी क्या है, टोटीपोटेंसी है, टोटल बनाने की क्षमता, यही कहने का मतलब है। अगली बातें कर रहे हैं कि एक कोशिका के पास अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में सभी प्रकार की सूचनाएं उपस्थित होती हैं। कहने का मतलब है कोशिका में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए में क्या होती है, पूरी कोशिका की सारी इंफॉर्मेशन होती है। वही कहने का मतलब था कि एक कोशिका में क्या होता है, अनुवांशिकी पदार्थ मतलब डीएनए के रूप में क्या होती है, सभी सूचनाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो जो पूरा अब तक सेल प्रिंसिपल पढ़े हैं उसका सबसे बड़ा अपवाद कौन सा है, वायरस है। वायरस जो है ये दोनों की तरह बिहेव करता है, समय रहते लिविंग की तरह और समय रहते नॉन लिविंग की तरह, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वायरस को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद क्या है, वायरस है। जब किसी जीवित के अंदर रहेगा तो जीवित की भांति व्यवहार करेगा, जब शरीर से बाहर रहेगा तो कैसा, निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा। इस वजह से क्या बोलते हैं, ये अपवाद है। रंग बदलू है, जब किसी अंदर रहा तो जीवित की तरह व्यवहार कर रहा है, और जब किसी के बाहर मतलब शरीर के अंदर नहीं रहा, बाहर रहा, तो क्या हो जाएगा, एक निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद। धन्यवाद, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें, बाय।